तो आज अब देखते हैं अपन गति का दूसरा नियम। यानी पहले वीडियो में अपन ने देख लिया था गति का फर्स्ट नियम, और अब सेकंड नियम के बारे में अपन देखेंगे। तो गति का दूसरा नियम कौन सा था? उसे त्वरण का नियम या संवेग का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। एक बार इसकी हेडिंग देखिए आप, संवेग का नियम या त्वरण का नियम। यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इंग्लिश का वर्ड भी ध्यान रखना है, इंग्लिश का वर्ड फिक्स होता है। वैसे अपन हिंदी में देखें तो हिंदी में कोई भी अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन इंग्लिश का फिक्स वर्ड होता है। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो लॉ एक्सेलरेशन का मतलब कोई भी वस्तु अगर वो गतिमान है और उसमें अगर अपन थोड़ा बहुत भी अगर उसमें बल लगाएंगे तो वो और गतिमान हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं संवेग का नियम। यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे संवेग का नियम बोलते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूटन ने ये नियम कैसे प्रतिपादित किया, और न्यूटन का ये नियम अभी तक भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के जो लाइब्रेरी है उसके शीशे पे अभी भी संपादित है, यानी अभी भी लिखा हुआ है। तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि न्यूटन का कौन सा नियम अभी भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी के शीशे पर लिखा हुआ है। तो न्यूटन का दूसरा नियम अभी कहाँ लिखा हुआ है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज, या यूनिवर्सिटी तो कौन सी है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेकिन विद्यालय कॉलेज कौन सा है? तो ट्रिनिटी कॉलेज, और उसकी भी लाइब्रेरी के शीशे पर यह अभी भी लिखा हुआ है। या अपने को तीनों नियम में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के आधार भी पूछ सकते हैं कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के शीशे पर लिखा हुआ है। तो वो नियम कौन सा होगा? दूसरा नियम, यानी संवेग या त्वरण का नियम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे कि संवेग का नियम क्या होता है। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं अपन इसकी। देखिए दोस्तों, अब इस नियम की एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि संवेग का नियम क्या होता है। तो नियम यानी कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु पर बल लगाने के कारण वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन आता है। दोबारा देखना एक बार कि किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन आता है, जो लगाए गए बल की दिशा में और लगाए गई बल की मात्रा के आधार पर होता है, किंतु उस वस्तु के द्रव्यमान के विपरीत यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ ध्यान रखना, इसमें ये होगा कि जो अपन बल लगा रहे हैं वो जितना बल लगाएंगे उतनी ही वस्तु आगे तक गति करेगी, और जितनी धीमा लगाएगी तो धीमी गति करेगी, और तेज बल लगाएंगे तो तेज करेगी। लेकिन वो वस्तु अपने भार के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितनी भारी वस्तु है उसका मास यानी द्रव्यमान ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और द्रव्यमान कम है तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखना, किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, जो कि लगाए गए बल की दिशा में तथा लगाए गए बल की मात्रा के आधार पर लगाए गई बल की
मात्रा के आधार पर तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ब्रैकेट में लिखना उल्टा होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अपन जो समय का नियम पढ़ रहे हैं, मान लो कोई भी वस्तु है, अगर वो गति कर रही है तो उसके थोड़ा भी अपन दखा और लगाएंगे तो वो और भी गति करेगी, लेकिन कौन सी दिशा में करेगी? जिस दिशा में वो पहले से ही गतिमान है। मान लो गति तो वो अपन आगे कर रही है, आगे की तरफ, और अगर अपन धक्का लगा रही है उसके सामने से, तो गति थोड़ी करेगी, वो तो रुक जाएगी। तो लगाए गए बल के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, जो लगाए गए बल की दिशा में। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बल कौन सी दिशा में होना चाहिए? जो गति कर रही है उसी दिशा में बल लगाना चाहिए, जो कि बल की मात्रा देखो। अब यहाँ पे जो बल की मात्रा के आधार पर, बल की अगर मात्रा कम है तो वो कम ही गति करेगी, अगर बल की मात्रा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा करेगी। लेकिन वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का भी अर्थ समझना है कि अगर वस्तु बाहर में मोटी है तो अपने को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और अगर वस्तु हल्की है तो कम बल में भी वो ज़्यादा गति करेगी। तो इसका नियम, जो समय का नियम था, उसकी डेफिनेशन अपने को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब इसको देखते हैं कि ये नियम है वो बिल्कुल आधार नियम है। आधार नियम भी बोलते हैं, दूसरे नियम को आधार नियम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन का तृतीय नियम दोनों इसमें शामिल है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि जो ये नियम है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ये शक्तिशाली नियम कहलाता है, क्योंकि इसमें यांत्रिकी की गणनाएं होती है। इसमें एक फॉर्मूला भी यूज होता है, F=m×a। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसकी भी अपन देखेंगे कि किसके आधार पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको देखते हैं। चले दोस्तों, अब अपन देखेंगे इसके अंदर कि जो न्यूटन का दूसरा नियम था वो शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा था कि इसमें जो यांत्रिकी गणनाएं है वो होती है। तो कौन से फॉर्मूले के आधार पर होती है वो भी देखेंगे इसमें। तो एक फॉर्मूला चलता है इसमें, वो देखते हैं, F=m×a, यानी F=m×a। अब इसका F का मतलब, यहाँ पे F का मतलब क्या होगा? F का मतलब होगा फोर्स यानी बल। M का मतलब क्या होगा? M= मास। M मास यानी द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कितना था? अपन ने बोला था कि जितनी द्रव्यमान होगा, जितनी भारी होगी, उतना ही बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर द्रव्यमान कम है तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो मास का यहाँ पे क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण, यानी वस्तु कितनी गति से काम आगे जाएगी। फिर अगर अपन उस पर बल लगाते हैं तो कितनी गति से आगे जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी त्वरण। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना, न्यूटन के कौन से नियम में फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे संवेग या त्वरण का नियम बोलते हैं। और फॉर्मूला कौन सा है वो भी अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है, F=m×a। इसका अभी इसमें F मतलब फोर्स होता है, M का मतलब मास, वस्तु का द्रव्यमान होता है, और A यानी एक्सेलरेशन, वस्तु का त्वरण होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात अपन इसमें देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल के आधार पर अपन इसको देखें कि समय का नियम कैसे काम करता है, तो वो भी अपन इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल देखो आप एक बार, इसमें कुछ एग्जाम्पल जो आपके समझ में आ जाएंगे सीधे सीधे। जैसे मान लो खेल में शॉट पुट है, शॉट पुट मतलब गोला। अगर वो गोला भारी है तो अपने को बल कैसा लगाना पड़ेगा? ज़्यादा भारी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही शॉट पुट, वो गोला अगर हल्का है तो अपन कम बल में भी अधिक दूरी तक उसको फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे शॉट पुट अगर भारी है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, शॉट पुट हल्का है तो कम बल में भी अपन उसको ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हैं। जैसे शॉट पुट का भारी और हल्का होना, तो शॉर्ट पुट का भारी और हल्का होना दोनों अपन को पता है कि भारी होगा तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और हल्का है तो कम बल लगाना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर अपन दूसरी चीज़ देखें, जैसे मान लो कोई कील है,
कील को अगर अपन को गहराई में उसको क्या लगाना है, गहराई में उसको गाड़ना है तो हथौड़े से भारी प्रहार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कील को अपन को बहुत ही कम दूरी में ही उसको गाड़ना है तो हल्के चोट से भी अपन उसको अंदर गाड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, बल के आधार पर काम कर रहा है, यानी बल की मात्रा के आधार पर, कितनी मात्रा अपन ने इसमें बल के लगानी है उसके आधार पर ये काम कर रहा है। तो अपने को ये इंपॉर्टेंट हो गया, संवेग का नियम सीधा समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आधार नियम भी है, यांत्रिकी की गणनाएं करवाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूटन का एकमात्र नियम जिसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है वो संवेग का नियम यानी सेकंड नियम होता है, गति का दूसरा नियम बोलते हैं उसको। और ज़्यादा बल के आधार पर काम करता है, ज़्यादा बल लगेगा तो ज़्यादा काम होगा और कम बल लगेगा तो कम होगा, लेकिन वो वस्तु के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग होगा और इसमें द्रव्यमान और वस्तु की दिशा के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो ये अपना सेकंड नियम था। अब अपन इसको देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, इसलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं तीसरा नियम। चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं गति का तीसरा नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तीसरा नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रियात्मक बल के विपरीत एक प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। मतलब आप पहले एक बार इसका नोट कीजिए, हेडिंग नोट कीजिए, तीसरा नियम की क्रिया प्रतिक्रिया नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक क्रियात्मक बल के विपरीत एक प्रतिक्रियात्मक बल काम अपने आप ही काम करता है, लेकिन वो काम कहाँ करता है, उसके विपरीत, क्रियात्मक बल के विपरीत काम करता है, उसे बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक बल। यानी अपन जैसे चलते हैं, मान लो चल रहे हैं तो चलते टाइम में अपन जो पैरों का पावर है, पैर को वो ज़मीन से धकेलते हैं, ज़मीन को धकेलते हैं और ज़मीन अपने को आगे की तरफ धकेलती है। यानी अपन चल रहे हैं आगे की तरफ, गति क्यों करते हैं, जब पैर पीछे धक्का लगाते हैं तो ज़मीन को अपन पुश करते हैं और ज़मीन अपने को आगे की तरफ पुश करती है। तो इसका मतलब हो गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी एक क्रिया के विपरीत दूसरी क्रिया कर रही है लेकिन वो बल के रूप में काम कर रही है, तो उसे अपन क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल यानी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ बोलते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, इसमें एग्जांपल देख लिए तो पहला एग्जांपल आएगा इसमें कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटका लगना। यह उदाहरण देखो आप, इसमें बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटका लगना। जब गोली आगे निकलती है तो बंदूक का झटका पीछे की तरफ लगता है। क्यों? कि जितनी प्रेशर से आगे जा रही है गोली निकल के, उतनी ही प्रेशर से बंदूक अपने को पीछे की तरफ धकेलेगी। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। मतलब एक क्रिया कौन सी हो रही है, गोली चल रही है, उसकी विपरीत दूसरी दिशा में बंदूक अपने को पीछे की तरफ धकेल रही है, तो वो प्रतिक्रिया हो गई। तो ये उदाहरण कौन सी श्रेणी में आएगा, कौन से लॉ में आएगा, तो क्रिया और प्रतिक्रिया यानी न्यूटन के तीसरे लॉ में आएगा। इसके विपरीत दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, चलना और दौड़ना। अभी अब मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन चलते हैं तो चलते टाइम में क्या हो गया, पैरों से अपन ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो ज़मीन अपने को क्या करेगी, आगे की तरफ धकेलेगी। तो इसका मतलब अपन चल कैसे पा रहे हैं, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन क्रिया के कारण चल रहे हैं। मान लो कोई मिट्टी है, बलुई रेतीली मिट्टी है, तो अगर उसमें चलेंगे तो इतना पावर यानी इतना प्रतिक्रियात्मक बल नहीं लगेगा जितना एक टाइट या सरफेस पे लगता है। क्यों? कि जो रेतीली मिट्टी होगी उसमें अपन इतना आसानी से पीछे की तरफ धकेल नहीं सकेंगे, इसलिए ज़मीन भी अपने को आगे की तरफ नहीं धकेलेगी। लेकिन एक टाइट सरफेस पे अपन जैसे ही पैर को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो अपनी तरफ आगे की तरफ वो अपने को धकेलेंगी। इसका अगर खेल के आधार पर नियम देखें कि
खेलों में अगर इसका एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया जो एथलेटिक्स में देखें कि जो रनर होता है वो क्या लगाता है, स्टेगर। स्टेगर क्यों लगाते हैं, स्टेगर इसलिए लगाते हैं कि जो रनर होता है वो अपने पैरों को दोनों स्टेगर पे सेट करके, जैसे ही कि स्टार्ट के लिए गन फायर होता है तो रनर अपने दोनों पैरों को इतनी पावर से पीछे की तरफ से धकेलता है कि शरीर जैसे ही वो पीछे की तरफ धकेलेगा स्टेगर से वो बहुत आगे फास्ट निकलेगा। तो इसमें एथलेटिक्स का स्टार्ट, जो एथलेटिक्स का स्टार्ट है कौन सा, सिटिंग स्टार्ट। इसमें भी स्टार्ट में भी कौन सा आएगा, सिटिंग स्टार्ट। सिटिंग स्टार्ट जो स्टेगर से लेते हैं, स्ट्रेगर जो स्ट्रेगर से लेंगे वो आएगा इसमें एथलेटिक्स का। जो सिटिंग स्टार्ट है स्टेगर वाला वो भी तरतील नियम में आएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में आएगा, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है, जो एथलेटिक्स जो रनर होता है वो इसमें अपने दोनों पैरों को, मान लो ये कोई स्टेगर है, ये कोई स्टेगर, एक मान लो ये कोई स्टेगर है, और यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ और दोनों हाथों को आगे की तरफ रखता है। ये मान लो स्टेगर है, ये खिलाड़ी है, इसकी नज़र इस साइड में, ये मान लो ये नज़र है इसकी इस साइड में, तो ये दोनों पैर इस स्टेगर पे फिट कर रखे हैं उसने, ये दोनों पैर स्टेगर पे फिट कर रखे हैं और दोनों हाथ ज़मीन पे टिका रखे हैं। लेकिन जैसे ही ये इसको गन फायर होगा या क्लैपिंग की आवाज़ होगी तो इतनी फास्ट इन दोनों को वो पीछे की तरफ धकेलेगा, तब जाके वो आगे की तरफ इतनी फास्ट मूवमेंट करेगा बहुत ज़्यादा। तो ये भी कौन से नियम में आएगा, ये भी न्यूटन के थर्ड नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है। इसके अलावा एक फॉर एग्जांपल अपन अगर सोशल एग्जांपल देखें, सामाजिक रूप से एग्जांपल देखें तो गुब्बारे में जो हवा भरी होती है तो गुब्बारे को अपन छोड़ते हैं तो गुब्बारा हवा नीचे की तरफ इतनी फास्ट निकलेगी कि गुब्बारा इतनी फास्ट ऊंचाई की तरफ यानी आकाश की तरफ जाएगा। तो गुब्बारे से हवा निकलना वो भी एक इसका ही उदाहरण है, यानी गुब्बारे से हवा निकलना भी इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। यानी अब मान लो गुब्बारे से हवा निकल रही है तो गुब्बारा, ये अपना गुब्बारा है, मान लो ये क्या है, गुब्बारा है, कोई ये बैलून है, ये बैलून है, लेकिन इसमें हवा भरी हुई है। तो जैसे ही ये गुब्बारा नीचे की तरफ हवा निकलेगी इसमें तो बैलून क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा बैलून। तो गुब्बारे से हवा निकलना भी इसी का उदाहरण है, यानी थर्ड लॉ का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो वो भी इसी में ही आएगा। इसके अलावा जैसे अपन और भी अगर इसका देखें, इसका फॉर एक खेलों से एग्जांपल और जोड़ के देखें तो बॉलर होता है, क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल को जैसे ही बॉलिंग करेगा वो इतनी फास्ट कंधे का जोर लगाएगा कि बॉल टप्पा खाने के बाद में उतनी ही गति से और भी ऊपर जाएगी, यानी बाउंस बॉल हो जाएगी। तो जो क्रिकेट की बाउंस बॉल है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। तो इसमें एक एग्जाम्पल और जोड़ दें कि कौन सा, क्रिकेट की बाउंस बॉल, क्रिकेट की बाउंस बॉल भी इसका उदाहरण है। तो अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देख लिए, बहुत से एग्जांपल देख लिए। क्रिकेट की बाउंस बॉल है, बंदूक की गोली चलाने पर जो बंदूक का पीछे की तरफ झटका लगना है वो भी इसमें ही आएगा। और इसके अलावा बंदूक द्वारा पीछे का झटका लगेगा। इसके अलावा चलना और दौड़ना, जो अपन चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, वो भी सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में आएगी। एथलेटिक्स का जो स्टार्ट है, स्टिंग स्टार्ट यानी स्टेगर से जो स्टार्ट लेगा वो भी इसी में ही आएगा। गुब्बारे से हवा निकलना वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये सभी अपने क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम उदाहरण है, जो न्यूटन का तीसरा नियम था। अब इसमें दोस्तों अपन इसमें देखेंगे जो तीनों नियम पढ़े अपन ने, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग या त्वरण का नियम और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब तीनों नियमों की एक एक महत्वपूर्ण गुण है, वो भी एग्जाम्पल यानी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम बल के किस गुण को, बल के किस मात्रा को व्यक्त करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम बल के गुण बताता है, दूसरा नियम बल की मात्रा बताता है और तीसरा नियम कि बल सदैव जोड़े में ही काम करता है। तो ये 3 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो जिनको आप अपन लिखेंगे। दोस्तों ये अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर जो न्यूटन का थर्ड नियम है वो अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, और अब तीनों नियमों का अपन कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नियम या कौन सा
नियम कौन से बल के आधार पर काम कर रहा है, तो तीनों नियमों के स्पेशल 3 बल पे आधार काम करेंगे। वो देखो, पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम कौन से काम करेगा, तो न्यूटन का प्रथम नियम बल के गुण बताता है। यानी न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है, न्यूटन का प्रथम नियम बताता है बल के गुण। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, बल के गुण बताता है, यानी बल किस आधार पर काम कर रहा है। जड़ता की स्थिति में बल के गुण बताता है कि बल जल लगेगा तो ही जड़ता की स्थिति टूटेगी, अन्यथा वो जड़त्व की स्थिति में ही रहेगी। इसके अलावा दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, न्यूटन का दूसरा नियम बल की मात्रा बताता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम बल की मात्रा, यानी फोर्स की कितनी फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है वो बताता है। क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, संवेग या त्वरण का नियम। तो वेग में परिवर्तन कब होगा, जब जितनी मात्रा में बल लगेगा उतना ही वस्तु में के वेग में परिवर्तन आएगा। अगर बल कम लगा है तो कम मात्रा में लगा है तो कम परिवर्तन आएगा, और अगर वस्तु पर वेग बल ज़्यादा लगा है तो वस्तु की संवेग में परिवर्तन ज़्यादा आएगा। तो बल की मात्रा के आधार पर वस्तु में जो परिवर्तन आ रहा है, जो उसके संवेग या त्वरण में परिवर्तन आ रहा है, तो न्यूटन का दूसरा नियम बल की मात्रा को बताता है। इस प्रकार तीसरा और लास्ट नियम, न्यूटन का तीसरा और लास्ट नियम, न्यूटन का तीसरा नियम बताता, न्यूटन का तीसरा नियम बल सदैव जोड़े में काम करता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बता रहा है कि बल क्या करता है, बल सदैव जोड़े में काम करता है। ध्यान रखना, बल किस में काम कर रहा है, सदैव जोड़े में काम कर रहा है। क्यों, तीसरा नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें एक क्रिया के विपरीत दूसरी क्रिया हो रही थी ऑटोमेटिक ही, तो इसके अंदर एक बल के विपरीत दूसरा बल लग रहा था। तो बल किस में लग रहा है, वो जोड़े में लग रहा है। लेकिन कब लग रहा है, एक ही साथ लग रहा है, एक क्रिया के विपरीत दूसरी क्रिया तुरंत हो रही है, तो वो बल जोड़े में लग रहा है। तो ध्यान रखना, जो अपन ने गति के तीनों नियम पढ़े थे उसमें पहला नियम अपन ने क्रिया प्रतिक्रिया जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग या त्वरण का नियम, और तीसरा पढ़ा था अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीनों नियमों की जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि न्यूटन का प्रथम नियम बल के गुण को बताता है, न्यूटन का दूसरा नियम बल की मात्रा को बताता है, और न्यूटन का तीसरा नियम बल सदैव जोड़े में कार्य करता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि न्यूटन के जो तीनों लॉ है उनके आधार पर अपन ने पूरे वीडियो को, पूरे तीनों नियमों को विस्तृत चर्चा कर ली, और आशा करता हूँ कि आपकी अच्छे से क्लास भी समझ में आई होगी। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे आप अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत समय पर मिले और आप उपयोगी कक्षाओं का बहुत से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।